हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ कुमार गुप्ता है और मैं आपका पार्ट 2 में स्वागत करता हूं। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको पता होगा कि मेरा सिलेक्शन इन्फोसिस में हुआ है थ्रू हैक विद इन्फी एज ए स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L1 के लिए। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मैंने इसके लिए प्रिपेयर कैसे किया, कहाँ से क्वेश्चंस लगाए, कौन से प्लेलिस्ट को फॉलो किया। तो आपको इस वीडियो में सारा चीज़ पता चल जाएगा और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से मिस्टेक करी जो आप अपने प्रिपरेशन के दौरान अवॉइड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। सबसे पहले हैक विद इन्फी है क्या? ये एक कोडिंग कंपटीशन होता है जिसमें कि लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी और प्राइजेस मिलते हैं। इसमें डिफरेंट तरीके के जॉब रोल्स अपॉर्चुनिटी होते हैं। सबसे पहला आता है DSE, डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर, जो कि 7 लाख देती है। दूसरा आता है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L1 के लिए, जो कि 11 लाख देती है। तीसरा आता है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L2, जो कि 16 लाख देती है। चौथा आता है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर L3, जो कि 21 LPA देती है। और ये जो मैं पैकेज आपको बता रहा हूँ ये ईयर टू ईयर चेंज हो सकती है, ये मैं अपने ईयर का बता रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कि मतलब कौन कौन सी ब्रांच इसमें दे सकती है, 10-12 में कितने परसेंटेज होने चाहिए, कितनी CG होनी चाहिए, गैप ईयर वाले दे सकते हैं या नहीं। और ये मैं सारा चीज़ आपको अपने ईयर के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आपके ईयर में आपका ये चेंज हो सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखना। सबसे पहले आता है कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल हो सकती है। इसमें मेरे टाइम पे सारा ब्रांच एलिजिबल थी, मैकेनिकल, सिविल, CSE, EC, सारे ब्रांचेज, इंजीनियरिंग के सारे ब्रांच दे सकते थे एग्ज़ाम। उसके बाद आता है CGPA क्राइटेरिया। इसमें हमारे टाइम पे कोई CGPA क्राइटेरिया नहीं थी और गैप ईयर का भी कुछ सीन नहीं था, जिसका जितना गैप ईयर हो वो दे सकता है। और इसमें 10th और 12th का भी कोई क्राइटेरिया नहीं था कि इतना परसेंटेज से आपका ऊपर होना चाहिए। और बैकलॉग का भी कोई सीन नहीं था। आप अगर आपका एक से ज़्यादा बैकलॉग है तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, अगर आपका नहीं है तो भी एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हैक विद इन्फी को अप्लाई कैसे करें। सबसे पहले तो या तो आप ऑन कैंपस अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका TPO आपको बताया कि हैक विद इन्फी होने वाला है तो आप इस पर रजिस्टर कर दो, तो आप वैसे रजिस्टर कर सकते हो। दूसरा, आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आपको पता चले कि हैक विद इन्फी का फॉर्म आने वाला है तो आप उसके वेबसाइट पे हमेशा देखते रहो, अपडेटेड रहा करो उस पर, फिर उसको आप अप्लाई कर देना वहाँ पे जैसे ही आता है। जनरली ये एग्ज़ाम जनवरी से मार्च के बीच में ही होता है, तो आप अगर दिसंबर से मार्च के बीच में देखते रहोगे ना अगर वेबसाइट पे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि हैक विद इन्फी का प्रोसेस क्या होता है, मतलब एग्ज़ाम्स कैसे कैसे होते हैं। हमारे टाइम पे तो राउंड 1, राउंड 2 फिर इंटरव्यू हुआ था। राउंड 1 जो कि रिमोटली दे सकते थे हम, मतलब अपने रूम से दे सकते थे। राउंड 2 हमें सेंटर मिला, चितकारा यूनिवर्सिटी हमारा था। फिर इंटरव्यू भी जस्ट अगले दिन ही था, इन्फोसिस DC में, चंडीगढ़ में। चौथा क्वेश्चन आता है कि आपने प्रिपेयर कैसे किया। मैंने अपना प्रिपरेशन सेकेंड ईयर के एंड से स्टार्ट किया। जैसे ही समर वेकेशन स्टार्ट हुआ मैंने वैसे ही स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले स्टार्ट किया मैं DSA, जो कि मैं लव बब्बर की प्लेलिस्ट को फॉलो किया। उसमें लगभग 150 वीडियोज़ होंगे, मैंने उसको स्टार्ट किया देखना। और मैं अपना टारगेट ये लेके चला था कि मेरे को हर एक दिन एक कम से कम वीडियो देखना ही है। अब आप ऐसा मत करना कि आप चैलेंज ले लो कि मेरे को एक दिन में 2 वीडियोस देखने हैं या 3 वीडियोस देखने हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप देख लोगे, स्टार्टिंग में 20 मिनट 30 मिनट की वीडियोस होती है। फिर धीरे धीरे आप आगे जाओगे ना तो 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाती है उस वीडियो का लेंथ। तो इसलिए आप चैलेंज लो कि आप एक दिन में एक ही वीडियो करोगे, बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम आप कुछ भी अपना अलग पढ़ लो, जैसे DBMS पढ़ लो, SQL पढ़ लो, UPS पढ़ लो, OS पढ़ लो, CN पढ़ लो, या आप कॉलेज का पढ़ लो। ऐसे कॉलेज का तो आप नहीं पढ़ोगे, कॉलेज का तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही पढ़ाई होती है, बट फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक दिन में आप एक ही वीडियो का चैलेंज लो। और एक चीज़ और, मैं जब ये अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मेरे को उस टाइम DSA 0 आता था, मतलब बिल्कुल भी नहीं आता था, मेरे को कुछ पता भी नहीं था। बस ये मेरे को पता था कि क्या एरे होता है, स्ट्रिंग होता है, बस इतना ही पता था, इससे ज़्यादा पता ही नहीं था। तो आप मान सकते हो कि मैं 0 से स्टार्ट किया था। और मेरा प्रिपरेशन कुछ ऐसा था कि मतलब जैसे मैंने पहले एरे ख़त्म किया, फिर उसके बाद मैं लीड कोड पे गया। ऐसा नहीं कि मतलब मैंने पहले एक लेक्चर देख लिया लव बब्बर का, फिर वहीं क्वेश्चन जाकर लीड कोड पे कर लिया। उस टाइम तो वो क्वेश्चन हो ही जाएगा क्योंकि मैंने वो वीडियो देख रखा है। तो मैं इस चीज़ को अवॉइड करता था, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन आप 10 दिन बाद करोगे तो वो थोड़ा मुश्किल होगा करना, तो इसलिए आप 10 दिन बाद करने की कोशिश करो।
उस टाइम करने की कोशिश मत करो। भले आप ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हो कि एक अलग सा प्लेटफॉर्म बना लो LeetCode का, कि आप उस पर नॉर्मली क्वेश्चन करते रहो, कि मतलब जैसे जैसे वो लब करा रहा है वैसे वैसे तुम क्वेश्चन करते रहो। बट बाद में उसमें एक अपना अलग प्रोफाइल बनाओ जो कि तुम रैंडम क्वेश्चंस कर रहे हो। जैसे एरे आपने ख़त्म कर दिया, एरे के रैंडम क्वेश्चंस आप उसमें कर रहे हो, तो ऐसा आप करने की कोशिश करो। उसके बाद लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि DSA में इंपॉर्टेंट क्या है। यार DSA में तो सब इंपॉर्टेंट है यार। राउंड 1 में 3 क्वेश्चन पूछते हैं, राउंड 2 में 4 क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। तो उसमें सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि तुम ये नहीं बोल सकते कि उसमें एरे इंपॉर्टेंट है, DP इंपॉर्टेंट है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। सब इंपॉर्टेंट है यार। सब पढ़ के जाओ, सारा बेसिक्स क्लियर करके जाओ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करके जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि राउंड 1 और राउंड 2 के लिए प्रिपेयर कैसे करें। यार अपने सारे फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करो। जो टॉपिक तुम्हें नहीं आता है उसमें 10 क्वेश्चन लगाओ, 20 क्वेश्चन लगाओ, लेकिन क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन लगाओगे तभी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होगा। और सारे अपने PYQ देखो, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगाओ, अच्छे से एनालाइज करो अगर जो नहीं हो रहा है, और कोशिश करो हर टेस्ट के पास हो। और हाँ, ये गलती कभी मत करना कि तुम मतलब कभी लब बब्बर से पढ़ रहे हो, कभी स्ट्राइवर से पढ़ रहे हो, कभी कोडर आर्मी से पढ़ रहे हो। तो ऐसी गलती कभी मत करना, फिर तुम एरे का एरे पे ही रह जाओगे। लोग बोलते हैं ना कि फर्स्ट ईयर में भी एरे पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर में भी एरे पढ़ रहे हैं, थर्ड ईयर में भी एरे पढ़ रहे हैं, तो वो यही गलती लोग करते हैं। तो इसलिए जो भी एक फॉलो कर रहे हो उसी को फॉलो करते जाओ। और नोट्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नोट्स को अच्छे से बनाओ। ये ऐसा मत सोचो कि नहीं नोट्स नहीं बनाऊंगा, मेरे को आ गया है क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर नोट्स क्यों बनाऊं फालतू में। नहीं, ऐसा मत करना। तुम सारे लॉजिक को अपने लिखो, मतलब तुम किस तरीके से तुम सॉल्व किए, किस तरीके से लब बब्बर सॉल्व किया, सारे लॉजिक को लिखो तुम। तभी तुम जाके, तुम जैसे मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो उसके बाद तुम रिवाइज़ कैसे करोगे। तुम रिवाइज़ करने के बाद पास कुछ होगा ही नहीं। तो इसलिए हर वीक रिवाइज़ करो। जैसे संडे है, संडे के लिए तुम पूरा रिवीजन के लिए दे दो। इसलिए नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स में सारा लॉजिक लिखो, उसको अच्छे से एनालाइज करो, फिर उसके बाद ऐसा लिखो कि मतलब वो बाद में तुम पढ़ो तो समझ में आए, बस सिंपल। और एक चीज़ और, हमेशा तुम कंसिस्टेंसी रहने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि मतलब तुम एक दिन एक वीडियो देख लिए, एक दिन 4 वीडियो देख लिए और एक दिन देखे ही नहीं। तो ऐसा गलती मत करना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमेशा एक वीडियो देखने का टारगेट ले लो, मतलब तुमको कैसे भी करके एक वीडियो देखना ही देखना है बस। और रही बात कोर सब्जेक्ट्स की, जैसे ऊप्स हुआ, DBMS हुआ, SQL हुआ, OS हुआ, CN हुआ, ये सब आप अपने कॉलेज वाली पढ़ाई में भी कर सकते हो। अगर उस टाइम नहीं किए हो तो आप अलग से टाइम निकाल लो। जैसे एक दिन में आप 4 घंटा DSA पे दे दो, 1 घंटा कोर सब्जेक्ट्स पे दे दो। बाकी इतना कुछ ये नहीं है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा टफ होता है कि 1 महीना 1.5 महीने लग जाएगा ख़त्म होने में। ये सब 4 या 5 दिन का टॉपिक्स होते हैं। अक्सर लोग इंटरव्यू के जस्ट पहले ही पढ़ते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम 1 घंटा हमेशा देते रहो, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। क्योंकि SQL भी अच्छे लेवल पे पूछते हैं इंटरव्यू में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमेशा प्रैक्टिस करते रहो, 1 घंटा हमेशा देते रहो। और नेक्स्ट क्वेश्चन लोग ये भी पूछते हैं कि एप्टीट्यूड आती है कि नहीं। नहीं, इसमें एप्टीट्यूड बिल्कुल भी नहीं आती है। मैं हैक विद इन्फी का बात कर रहा हूँ, बाकी मेरे को ऑन कैंपस का नहीं पता। हैक विद इन्फी में बिल्कुल भी एप्टीट्यूड नहीं आती है। बस इसमें राउंड 1, राउंड 2 इंटरव्यू होता है, उसमें भी कोडिंग ही राउंड्स होते हैं बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेज्यूमे कैसे बनाएं। यार रेज्यूमे में जो तुम्हें आता है तुम वही पॉइंट्स लिखो, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मतलब तुम्हारा पहले रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होगा फिर उसके बाद तुम एलिजिबल हो कि नहीं ये देखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम पहले राउंड 1 दोगे, राउंड 1 क्वालिफाई होगा तो राउंड 2 दोगे, राउंड 2 क्वालिफाई होगा तो फिर इंटरव्यू में बैठोगे। तुम्हारा रेज्यूमे का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, तुम डायरेक्ट रेज्यूमे इंटरव्यू में दोगे। तो इसलिए तुम्हें जो आता है तो वही लिखो, कुछ ज़्यादा इधर उधर मत लिखो। हाँ, तुम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लिख दो, जैसे तुम कुछ किसी चीज़ को लीड किए हो, तो वो एक प्लस पॉइंट होता है कि इंटरव्यूअर को भी लगता है कि हाँ इसने कुछ किया है, ये एक टीम को लीड कर रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जैसे DSA कर रहे हो, आप उसमें क्वेश्चंस लगा रहे हो, अगर आपसे 1-2 क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो 1-2 दिन की ब्रेक हो जाती है, वो कंसिस्टेंसी टूट जाती है। तो आप ऐसा मत सोचो कि वो क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो वो क्वेश्चन हो ही जाए। क्योंकि जब मैं पहली बार पढ़ रहा था तो मेरे से कोई भी क्वेश्चंस नहीं होते थे। मेरे भैया खुद बोलते थे कि मतलब पहले अच्छे से वीडियोज़ देखो, तुमको ज़रूरी नहीं है कि तुम वो जो क्वेश्चंस लगा रहे हो वो क्वेश्चन तुमसे हो ही जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करो। इंटरव्यू के लिए तो मैंने बता दिया कि 1 घंटा आप SQL को दो, 1 घंटा ऊप्स, OS, CN वगैरह को दो। और रही बात कोडिंग क्वेश्चंस की, इंटरव्यू में वो वही पूछते हैं जो प्लेलिस्ट में पढ़ाया गया होता है, क्योंकि वो प्लेलिस्ट में वही पढ़ाते हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो इसलिए आप प्लेलिस्ट को अच्छे से पढ़ो, वीडियो को अच्छे से पढ़ो, एनालाइज करो, वही क्वेश्चंस को दोबारा लगाओ कहीं पे, या तो आप ऑनलाइन जीडीपी पे कर लो, या फिर आप 2 प्रोफाइल बना लो अपना लीडकोड पे। एक पे आप उसी टाइम क्वेश्चंस करो और एक पे तुम बाद में कर रहे हो, रैंडम क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आप ये फॉलो करो। अब अगला क्वेश्चंस लोग ये पूछेंगे कि राउंड 1 में क्वेश्चंस क्या थे, राउंड 2 में क्वेश्चंस क्या थे, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया। तो ये सारा चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा पूरा फुल डिटेल्स में। और ये सारा क्वेश्चन जो पूछा गया मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप देख पाएँ, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। मतलब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं राउंड 1 में, राउंड 2 में या इंटरव्यू में। इंटरव्यू में तो मतलब क्या ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुआ मेरे साथ, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक चीज़ और, मेरा सिलेक्शन L3 के लिए हुआ था और मेरे को फाइनल अलॉटमेंट में L1 मिला। तो मतलब मैंने ऐसी क्या गलती करी कि मेरा डाउनग्रेड हो गया L3 से L1 पे। तो ये मैं आपको सारा चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।